गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? टेस्ट नहीं देना सा? क्यों? क्या? तो 1 घंटे का ही तो टेस्ट है, क्या उसमें? 1 घंटे का नहीं है। डिस्कशन बाद में कर लेंगे। कौन सा टेस्ट किस टॉपिक का है, किस सब्जेक्ट का है? तो वो तो आशीष सर के अंडर आता है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अभी तो फिर समझते हैं। टेस्ट की नीचे बात करना भैया, क्या है क्या नहीं ना। अभी लिखिए, क्या लिखा आपने लास्ट 10 पे, क्या लिख लिया था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर है। लास्ट हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट शीट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट शीट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट शीट या शीट ऑफ करंट। देखिए, करंट शीट का मतलब क्या होता है कि लाइक इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है और इसमें ऐसे करंट फ्लो होकर आ रहा है आपकी तरफ। मतलब ये एक प्लेट है, ये तो मैंने बहुत छोटा प्लेट लिया है, इनफाइनाइट प्लेट हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो एक करंट शीट है जिसमें से इस तरीके से करंट या तो आपकी तरफ आ रहा होगा या आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा होगा। तो अगर मेरी तरफ से आपकी तरफ करंट आ रहा है तो डायग्राम में क्या बनाए जाएंगे? डॉट। अरे यहां क्या बनते हुए दिखेंगे? यहां से निकलेगी करंट बाहर, इधर से इंटर करेगी, यहां से बाहर निकलेगी, तो यहां डॉट बने हुए मिलेंगे आपको। और अगर करंट इधर से इंटर करके मेरी तरफ निकल रही होगी तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? क्रॉस। तो दो ही कंडीशन होती है, करंट शीट बोलते हैं इसको। मतलब एक होता है वायर जिसमें करंट फ्लो होती है, ये पूरी एक प्लेन है, उस प्लेन में करंट फ्लो होकर आ रहा है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बोले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट डेंसिटी नहीं है, करंट पर यूनिट एरिया नहीं, करंट पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर मैं इधर 1 मीटर चलता हूं, किधर? इधर, तो 1 मीटर मतलब ये लेंथ ले ली मैंने। अब इसमें बहुत सारी करंट बाहर आ रही होगी, यहां से यहां से यहां से, हर जगह से, यहां से लेके यहां तक। ये मान लो 1 मीटर का एरिया है, तो इस 1 मीटर वाले हिस्से में से, इतने हिस्से में से जो करंट बाहर आ रहा है, अमाउंट ऑफ करंट जो इस एरिया में से बाहर निकल के आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? करंट पर यूनिट लेंथ, करंट डेंसिटी, लीनियर करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर करंट डेंसिटी। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। करंट शीट इनफाइनाइट रहेगा हमारे पास, हमारे सिलेबस में जो है वो। ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो होते हुए बाहर आ रहा है। तो यहां करंट कैसा दिखाई देगा बताओ? डॉट। डॉट करंट मतलब आपकी तरफ आता हुआ करंट है। अब ये जो सीट है, करंट सीट, फील्ड कहां पूछी जाती है? या तो उसके ऊपर या उसके, ठीक है। तो उसका जो आंसर रहेगा ये आपको याद रखना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट लेमडा बाई 2। एक चीज नोटिस कीजिए, डिस्टेंस पर डिपेंड। जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में नहीं होती थी चार्ज प्लेट, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, ऐसे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, सेम आएगी, चाहे 2 सेंटीमीटर पे निकालो या 5 सेंटीमीटर पे निकालो। लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो करंट पर यूनिट लेंथ। करंट पर यूनिट लेंथ यहां पे है ना, उसको हमने क्या बोला है? लेमडा। इस पे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर आप कोई भी बुक लगाते हैं। लाइक जैसे ये करंट शीट है, करंट शीट में मान लो मुझे बोल दिया जाए कि यहां पे ऐसा डॉट करंट बाहर आ रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो बताओ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी और यहां पर कैसी होगी? तो कैसे निकालेंगे बताओ? लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। लाइन बनाओगे परपेंडिकुलर, डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज, याद है आपको? यहां पे फील्ड इधर होगा और यहां लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर, डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे फील्ड। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो ऐसे बनती है। यूनिफॉर्म फील्ड बनाना है
तो यूनिफॉर्म फील्ड बनाने के लिए कैसी लाइन बनाना होगी? पैरेलल, इक्विडिस्टेंस और यूनिडायरेक्शनल लाइन। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर एरो इधर आ रहा है, नीचे जो लाइन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड नीचे जो बनेगी वो इस टाइप से बनेगी कुछ, जिसके एरो का हेड किधर रहेगा, मतलब इस प्लेट के नीचे फील्ड इधर है, इस प्लेट के ऊपर फील्ड इधर है, और है कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यही प्लेट मान लो आपका, ठीक है, क्रॉस होता, मान लो ये करंट जो है वो कैसा जा रहा होता, इनवर्ड, ऐसे अंदर की तरफ करंट अगर मान लो इसमें जा रहा है, तो फिर वापस आप समझदार हैं कि यहां अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर, क्रॉस है तो कैसा घूमेंगे, क्रॉस है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे, तो यहां पे फील्ड इधर आ जाएगी है ना। नीचे लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर, क्रॉस है तो क्लॉकवाइज। तो इसके इसके जो एरो बनेंगे वो ऐसे नहीं बनेंगे जैसे ये बने हुए। देखिए बनना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है, लेकिन ये एरो इंपोर्टेंट है ना, कि कहां पे फील्ड किस टाइप से दिखाई देगा। छापिए। लिख लिया? लिख लिए क्या? हो गया?
हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे खत्म होती है। अब जैसे एक स्ट्रेट वायर का हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, सिलेंड्रिकल वायर का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, ठीक है, करंट शीट का हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं। ये सबके सब ना मतलब ये जो डायरेक्ट रिजल्ट हमने देखे हैं, ये सब कहीं ना कहीं दो बेसिक रूल्स के क्या है, एप्लीकेशंस हैं। एक बायोट-सैवर्ट लॉ एंड एक एम्पियर सर्किटल लॉ। वो दोनों रूल हमने नहीं पढ़े, लेकिन उसके एप्लीकेशन सारे पढ़ लिए। अब वो दोनों लिख लेते हैं कि मान लो डायरेक्ट कभी उसका रिजल्ट ही पूछ लिया, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो वो हमको टिक करना आना चाहिए। तो पहली हेडिंग आप लिखेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ, BIOT है ना। क्या बोलते हैं ये समझिए अपने रिजल्ट में। एक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड रिजल्ट इन्होंने हमको दिया था कि मान लो ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और यहां पे आपको निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये एक पॉइंट है। तो वायर के मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, C1 C2 जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं। कितने लोग हैं? 6-7 लोग हैं। हाँ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मुझे निकालना है मान लो। तो बायोट-सैवर्ट ने उस रूल से रिलेटेड, क्या हो गया, देने में बोल दिया इसलिए गुस्सा कर रही है। देखिए बायोट-सैवर्ट ने क्या रिजल्ट रेडी करके दिया, उन्होंने इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट लिया, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। इसको बोला गया करंट एलिमेंट। इसको क्या बोला गया, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब एक छोटा सा सेगमेंट। इसका एक उन्होंने इसको एक वेक्टर क्वांटिटी लिया जिसकी लेंथ उन्होंने कितना लिया, DL। कितना लेंथ लिया, DL। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन किधर ली उन्होंने, जिधर करंट है। करंट इधर होती तो इधर ले लेते। फिर क्या किया, इस करंट एलिमेंट से लेके जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था वहां तक का एक पोजीशन वेक्टर बनाया। तो ये हो गया R। दो चीजें हो गई, क्या क्या हो गया, एक हो गया R और एक क्या हो गया, DL। R क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और DL क्या है, DL करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर लिया गया, किस पॉइंट का, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। और DL तो करंट एलिमेंट है, लेंथ है एक। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या रिजल्ट देते हैं बायोट-सैवर्ट, वो समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, या फिर हम उसको बोलेंगे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकाले जाते हैं, DB बोलते हैं उसको ना। तो वो रिजल्ट देते हैं μ0/4πI DL क्रॉस R, DL क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R के मैग्नीट्यूड का क्यूब, या ओनली R क्यूब भी आप लिख सकते हो। पूरा ये मॉड वगैरह लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वेक्टर साइन नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड ही समझा जाता है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, R क्यूब। ये बेसिक रिजल्ट है किसका, बायोट-सैवर्ट का, μ0/4πI DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। अच्छा, R क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा दिया रहता है कि R जो है वो करंट एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फिर वो सीक्वेंस जो है DL क्रॉस R की जगह क्या हो जाएगा, R क्रॉस DL। वैसे बहुत रेयर है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि जहां पे उल्टा पोजीशन वेक्टर दिया रहे, लेकिन दिया रहे तो ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस बदल जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। होता क्या है ना कि इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आएगा तो गारंटी है कि अपन बना लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट वायर के सारे रिजल्ट पढ़े हमने, C sin अल्फा, C प्लस साइन बीटा, C2 C1 इनफाइनाइट वायर वगैरह। होता क्या है कि डायरेक्ट कभी ऐसे ही पूछ लिया जाए कि कौन सा रिजल्ट जो है वो बायोट-सैवर्ट लॉ का मतलब बेसिक रिजल्ट है या स्टेटमेंट है, वो क्या है, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है, और 4 ऑप्शन में इस टाइप की चीजें लिखी हुई रहे,
तो भले आपको लग रहा है कि यार हमको पता है ये बायोट सेवेट ऐसा होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई समथिंग कुछ रहता है, वो चारों ऑप्शन ऐसे दिखते हैं कि चारों ही बायोट सेवेट है, ठीक है, उसमें समझ में नहीं आता हमको टिक कौन सा करना है एग्जैक्टली, बहुत ध्यान से देखना होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें। अगर डीएल क्रॉस आर लिखा है तो नीचे आर क्यूब लिखा रहेगा। कभी कभी क्या करते हैं, ऊपर है आर वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड को लिख देते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड को क्या लिख देते हैं, तो एक रिजल्ट ये भी हो जाएगा कौन सा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर केप। अब जैसे यहां आर केप लिखेंगे नीचे आर क्यूब नहीं आएगा, बहुत ध्यान से टिक करना होता है। ऊपर आर केप लगा तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, ऊपर आर वेक्टर लगा तो नीचे आर का क्यूब आएगा, बहुत आराम से सोचना होता है, बाकी कुछ नहीं है, लिखना तो ये रिजल्ट ही है। अब हम आते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे, तो बताओ डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर क्या बनेगा, डीएल आर साइन थीटा बाई आर क्यूब। एक रिजल्ट ये भी ऑप्शंस में लिखा हुआ हो सकता है जिसके चांसेस बहुत कम है, इसलिए कम है क्योंकि आर से आर को काटने में क्या दिक्कत है, तो क्या बना देंगे आर स्क्वायर, तो अभी हम नहीं लिखते, एक ऑप्शन ये भी है। बताओ डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई, ये वो रिजल्ट है जो 12th में हम रट के आते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। डीएल को डेल एल भी डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, डीएल को, है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है ऑप्शंस में। अब आपको बहुत ध्यान से समझना होगा क्या टिक करना है, छापिए। हो गया, ये दोनों रिजल्ट्स भी लिख लीजिए। कल के टेस्ट के कुछ करेक्शन करवाए क्या, एक दो ही है, बता दिया नीचे, बता देना अभी लेक्चर के बाद। क्या मार्क्स आ रहे हैं कल के टेस्ट में, हम्म,
आउट ऑफ एनसीईआरटी था, आउट ऑफ एनसीईआरटी था क्या पेपर? नहीं दिया क्या तो? अच्छा, कल तो था ही नहीं। सिक्वेंसिंग के क्वेश्चन एक दो थे मतलब। अच्छा, तो वहां तक नहीं पहुंचे अभी आप? आज हो गया? कल हो जाएगा खत्म, पर कल तो कहाँ होगा? आज चैप्टर हो गया? हाँ वही, क्योंकि कल के टेस्ट में मैंने सब डाल दिया। मैं चैप्टर तो डन मान के चल रहा था, मुझे फ्राइडे तक सर ने बोला था डन हो जाएगा। चलो हो गया, अभी आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। आप लोगों को मेरे साथ बोलना है, इसका स्टेटमेंट क्या है देखिए, मेरे साथ बोलते हुए चलिएगा आप लोग। मैग्नेटिक फील्ड, सबको बोलना है। क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप। सबके मतलब समझ में आए? बी मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल के साथ इंटीग्रेट करते हैं जब भी, तो उसको मैथ्स में क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल। ठीक है, और ये जीरो जो बना हुआ इसका मतलब होता है ना क्लोज लूप, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप। यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। बोलिए क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप। लिखिए अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट line integral of magnetic field in a closed loop according to it, line integral of magnetic field in a closed loop, line integral of magnetic field in a closed loop is mu naught time of, line integral of magnetic field in a closed loop is mu naught time of current inside the loop. According to it, line integral of magnetic field in a closed loop is equal to mu naught time of current inside the loop. छापिए। हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस पे क्वेश्चन आते हैं क्या? सोलेनोइड टोरॉइड के जो भी क्वेश्चन है सब इसी के हैं वैसे तो, लेकिन डायरेक्ट इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं ऐसे।
कि एक करंट है, मान लो I1 डॉट डॉट, मतलब करंट किधर ही है, आउटवर्ड। एक और करंट है कितना, I2, इस टाइप का एक लूप बनाया जाए मान लो, और मुझसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा इस लूप में वो क्या होगा, तो वो म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप। अब लूप के अंदर जो करंट है वो I1, I3, I4, I6 और I5, लेकिन I5 क्रॉस है तो वो माइनस में लेना पड़ेगा। करंट आपको प्लस माइनस के हिसाब से चलती है, तो बताओ क्या लिखोगे आप, I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I6 माइनस, ये समझ में आया क्या। अब बात ये होती है कि ये म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप तो है, गॉस लॉ में हम एक हेडिंग पढ़ते हैं कि जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो कितना होगा, अंदर रखे चार्ज का 1/ε0 टाइम। लेकिन गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किन की होती है, इनसाइड चार्ज की होती है, सबकी होती है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू I2 ऑल्सो, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें I2 का भी रोल है। रूल उनका ये है कि करंट इनसाइड द लूप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की करंट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, वहां पे लूप के बाहर का जो करंट है फील्ड उसका भी होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा हम गॉस लॉ में याद रखते हैं। अरे समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो इनकी वजह से नहीं है क्या फील्ड अंदर जो रखे, इनकी वजह से, उनकी वजह से तो है ही है, ठीक है। मतलब बाहर वाले को छोड़ना नहीं है, फील्ड उसकी भी है वो। हाँ, फॉर्मूले में बाहर वाला करंट नहीं लेना होता है, उनका जो डेरिवेशन है उसमें इनसाइड करंट ही लेना होता है ओनली। छापिए, हो गया। देखिए, अब आपको लिखना नहीं है ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ये एक सिलेंड्रिकल वायर का ना क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं आप। अब ऐसा मान के चलिए कि एक सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है, एक सिलेंडर ऐसे रखा हुआ आपकी तरफ। हमने जब भी सिलेंड्रिकल वायर का जब कल मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था तो उसको हमने बोर्ड के प्लेन में बनाया था, या आप ऐसा मान के चलिए बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। कहां कहां निकाली थी फील्ड हमने, इनसाइड पॉइंट, सरफेस और बेसिक फॉर्मूला क्या था, उस बेसिक फॉर्मूले को डिराइव करते। मान लो मुझसे यहां फील्ड पूछी, यहां कहां फील्ड पूछ लिया, आउटसाइड पॉइंट ही ले लूं मैं, आउटसाइड ले ले, इनसाइड ले ले, कोई सा भी पॉइंट चलेगा। आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड पूछा, मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया,
आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड पूछा तो क्या बनाया, एक एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल का इसके एक्सिस से डिस्टेंस ले लिया स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लगाने के लिए क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी क्लोज लूप की, 2 पाई आर, बी डॉट डीएल मतलब बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप। अब मुझे क्या निकालना था, बी, तो बताओ क्या लिखूंगा, म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप डिवाइडेड बाई, क्या किया मैंने, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो B इज इक्वल टू, ये 2 यहां आके म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इनसाइड बाई, कल बेसिक रिजल्ट यही पढ़ा था सिलेंड्रिकल वायर के लिए, हाँ ना, तो कहां से आया है, एप्लीकेशन है किसका, एम्पियर सर्किट लॉ का, वहां से डिराइव होके आता है। बट क्या मतलब, न्यूमेरिकल आएगा तो ये थोड़ी ना करेंगे हम तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिखवाया और सारे रिजल्ट आपको पढ़ा दिए कल कि ये करना है हर बार। कैसे, क्यों करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है किसका, एम्पियर सर्किट लॉ का। लिखना नहीं है इसको, मत लिखिए। एक लास्ट हेडिंग लिखिए आप, टीवी केबल, टीवी केबल, टीवी केबल या फिर क्या बोल सकते हो आप, को एक्सियल वायर बोलते हैं इसको, टीवी केबल या को एक्सियल वायर। टीवी केबल क्या अरेंजमेंट होता भैया, टीवी केबल या को एक्सियल वायर, को एक्सियल कॉर्ड, जो भी आप बोले, समझाता हूं मैं कि टीवी केबल का मतलब क्या होता है। टीवी केबल आपने वैसे जनरली देखा होगा, उसमें 2 वायर होते हैं, एक वायर अंदर होता है और उसके बाहर भी एक, फिर बीच में एक इंसुलेटेड मटेरियल का लेयर होता है और उसके बाहर फिर एक आउटर कवरिंग होती है, डबल वायर का कॉम्बिनेशन है। टीवी केबल या कोएक्सियल वायर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें करंट जाता भी है और उसी से करंट वापस आता भी, अपने आप में वो क्लोज सर्किट है एक, अपने आप में क्या है वो, एक क्लोज सर्किट, उसी से करंट जाता है घूम के, उसी में से करंट, अंदर वाले वायर में से करंट जाएगा तो बाहर वाले करंट वायर से करंट वापस आएगा, या बाहर वाले से अगर करंट जाएगा तो अंदर वाले में से होकर वापस से, इसको बोलते हैं कोएक्सियल वायर। जनरली ये जो वायर हमारे लगे हुए इनमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जा रहा है तो सब में से जा ही रहा है, लेकिन कोएक्सियल वायर ये होते हैं जिसमें 2 वायर का कॉम्बिनेशन होता है। अब जैसे ये वायर है, ऐसा मान के चलते इसमें से करंट अंदर जा रहा होगा, यहां क्या मान ले अपन, क्रॉस, अरे क्या मानेंगे अपन यहां पे, ठीक है, यहां से करंट जा रहा है तो घूम के वापस से करंट आएगा, आएगा तो वो अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहां से आएगा। चलो यहां करंट अपन मान लेते हैं क्या, डॉट, इसका नाम कोएक्सियल वायर इसीलिए रखा गया, कॉमन एक्सिस है दोनों का। क्लियर है क्या, यहां से करंट जा रहा है घूम के, बाहर से करंट आ रहा है, उल्टा भी बना सकते हो आप, यहां बाहर से करंट जाता हुआ दिखाते हैं और यहां से आता हुआ, मतलब इनको क्रॉस और इसको डॉट भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों वायर के अंदर यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर मैं क्लोज लूप बनाऊंगा तो उसके अंदर करंट का वैल्यू कितना है, 0। दोनों वायर के बाहर यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0, क्यों, क्योंकि यहां अगर मैं क्लोज लूप बनाऊंगा तो उसके अंदर 2 करंट है, एक क्रॉस और एक डॉट, क्रॉस आई डॉट आई, 0, नेट करंट क्या होता है, 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा क्रॉस में से डॉट क्या करना होता है, माइनस, तो फील्ड कहां होगी, फील्ड यहां तो होगी, दोनों वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है, कितनी होती है, बोले कुछ नहीं करना है, सेंटर से डिस्टेंस ले लो कितना, आर, यहां मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट बहुत सिंपल है, बी इंटू, बोलो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप, और उसके अंदर एक ही करंट है, इसको लेके अगर मैं लूप बनाऊंगा तो उसके अंदर केवल एक ही करंट है, क्रॉस, डॉट तो बाहर हो गई क्योंकि, हाँ 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 हाँ, हम्म,
हम्म, ठीक है, बात कर लो आप उनसे। हाँ, तो यहां फील्ड आएगा, कहां पे फील्ड आएगा, इस पॉइंट पे कितना आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप। ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो करंट है ये भी कितना है आई, और ये करंट भी कितना है आई। तो एकदम बाहर अगर यहां आएंगे यहां, तो यहां अगर लूप बनाऊंगा तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि डॉट आई क्रॉस आई। एकदम अंदर जाऊंगा तो वहां भी क्या आ जाएगा, जीरो। दोनों के बीच में जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां जो लूप बनेगा उसके अंदर केवल ये एक ही करंट है, कौन सा, क्रॉस, और वैल्यू लिखना पड़ेगी कितनी, आई। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। छापिए, ये 4 लोग ही दे रहे हैं टेस्ट बस। हम्म, 4 लोग कौन कौन है जो देने वाले हैं? पता है नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। हम्म, अच्छा, ये बदल जाता है क्या, बीजेपी सपोर्टर है क्या? ठीक है यार, झगड़ा मत करो यार, जो दे रहा है उसको देने दो टेस्ट, क्या दिक्कत है, नहीं दे रहा, सबके अपनी श्रद्धा भावना। हम्म, पूरी कोचिंग में 4 बच्चे ही तो है जो टेस्ट दे रहे हैं ना। ये हम्म, क्लास कैसे कैंसिल करो, क्लास तो कैंसिल नहीं होगी, वो तो मैं बोल ही सकता हूँ, वो डिपार्टमेंट मेरे अंडर में आता है, क्योंकि टेस्ट का डिपार्टमेंट नीचे वालों पर डिपेंड करता है। 11th में आज क्लास रहेगी जरूर, वही 50-55 मिनट में हो जाएगा, लास्ट हेडिंग जो बचा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स पार्ट 2। पार्ट 2 मैग्नेटिक फोर्स। पार्ट 1 खत्म होता है यहां पे अपना, फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। पार्ट 2 मैग्नेटिक फोर्स। देखिए, अब अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किस पे, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यार एक हेडिंग और रह गई, 1 मिनट। आई थिंक अपन ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल नहीं लिखा है, हाँ तो लिखिए वो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक्चुअल में क्या वो सोलेनोइड के पहले हो जाती है, हाँ
इतने में नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक ही हेडिंग है, 5 मिनट का, ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना उसमें, रिजल्ट याद रखना है बस, और क्या कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, हमने ये तो देख लिया कि एक करंट कैरिंग वायर कितनी फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक मूविंग चार्ज पार्टिकल भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। भाई चलता हुआ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है? करता है। रुका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मूविंग दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हम। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है Q जो v वेलोसिटी से चल रहा है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है। चार्ज कितना है इसका? Q, वेलोसिटी कितनी है? v वेलोसिटी से चल रहा है एक चार्ज पार्टिकल इधर, और यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछी हुई है। वैसे जनरली ये पॉइंट आपको यहां मिलेगा, मतलब 99% आपको यही मिलेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, बट अभी मैं परपेंडिकुलर नहीं मान रहा हूं, अभी मैं मान रहा हूं यहीं। ठीक है, वेलोसिटी में ये हो गया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, और वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर में ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, उसका रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई Q V क्रॉस R डिवाइडेड बाई R क्यूब। म्यू नॉट बाई 4 पाई Q V क्रॉस R डिवाइडेड बाई R क्यूब। फिर वही कहानी है कि R बाई R को क्या लिखा जा सकता है? बोलिए। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई Q V क्रॉस R कैप बाई R स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। वेक्टर फॉर्म मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है अभी अपन ने, है ना। एक चीज ध्यान रखना, यहां चार्ज विद साइन रखा जाएगा। वेक्टर फॉर्म जब भी लिखते हैं चार्ज कैसा रखा जाता है? मतलब क्या? मतलब ये कि अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये माइनस क्यू आएगा, माइनस क्यू सीक्वेंस को घुमा देगा, V क्रॉस R को क्या बना देगा? रवि बना देगा। हाँ, मतलब R क्रॉस V बना देगा। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बताओ क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, अब हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ओनली, Q V क्रॉस R, A क्रॉस V क्या होता है? AB साइन थीटा, तो V क्रॉस R क्या बनेगा? VR साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है? R क्यूब। एक R से एक R कैंसिल होके क्या बचेगा? स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट म्यू नॉट बाई 4 पाई QV साइन थीटा बाई, और फिर मैं आपको बता दूं कि नीट लेवल पे आपको ये जो थीटा है ये 90 मिलता है। मैंने आपको बताया ना, जहां पार्टिकल चल रहा होगा जस्ट उसके साइड में फील्ड पूछते हैं, तो वेलोसिटी और उस पोजीशन में एंगल हमेशा आपको क्या मिलता है? 90 डिग्री। तो रिजल्ट आपका साइन 90 हो जाएगा, तो फिर QV बाई R स्क्वायर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, अभी छापिएगा मत। एक एग्जाम्पल ये कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से कहां घूम रहा है? सर्कल में, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी हो, सर्कल का रेडियस कितना है? R। तो ये वही कहानी हो गई ना, वेलोसिटी उधर और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यहां हो गया ना अपना थीटा परफेक्ट क्या? 90 डिग्री। तो बताओ इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई QV बाई R स्क्वायर। अब आपको आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा कि ये जो V है, इस V को लिखा जा सकता है R ओमेगा। V को क्या लिखा जा सकता है? R ओमेगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड आएगी। तो बताओ, जैसे इसको मैं R ओमेगा लिखूंगा तो एक R से एक R, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई Q ओमेगा बाई R। ठीक है, और ओमेगा को दो चीजें लिख सकते हैं, या तो 2 पाई F या 2 पाई बाई T। ठीक है, तो वो रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो तो इंपोर्टेंट है ही। ये इसके एग्जाम्पल है मूविंग चार्ज पार्टिकल के, बस यही पूछा जाता है। छापिए, इसके बाद पार्ट 2 डाल लेना हेडिंग। क्या हो गया? नोट्स खराब हो गए क्या? हेडिंग डाल ली थी, काट दो वापस, क्या दिक्कत? हेडिंग काटने से उतने नोट्स थोड़ी ना खराब होते हैं जितने तो कल नहीं आई और खराब हुए हैं। कल का कंटेंट नहीं लिखा होना वो ज्यादा खराब नोट्स है, या हेडिंग कटी हुई हो तो वो ज्यादा खराब है? काटा पीटी तो होती रहती है, क्या दिक्कत है?
कल बहुत सारे लोग नहीं आए थे, क्या दिक्कत थी यार? हाँ, तबीयत खराब थी। ऐसी तबीयत खराब होती रही तो तुम तो फ्यूचर में भूखे ही मर जाओगे। एक दिन में अगर व्यक्ति सही होने लगा तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा? कल तबीयत खराब थी, आज हंस रही मस्त बैठ के यहाँ पे, लग नहीं रहा कि खराब है। डॉक्टर के पास कौन जाएगा ऐसा? आधे आधे दिन की अगर तबीयत खराब होगी तो तबीयत खराब होना चाहिए 8 दिन 10 दिन कम से कम, तो ही तो आप कमाओगे, नहीं तो क्या कमाओगे तुम लोग? कोई तुम्हारे पास आएगा ही नहीं फिर कि आज तबीयत खराब हुई है कल सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे लोग नहीं आए थे, तू खुद ही नहीं आया था भाई, क्यों नहीं आया था? पानी गिर रहा था, 8 बजे पानी तो गिर रहा था। तो रेनकोट रेनकोट पहन के आ जाए कर यार, पूरा जाती है। अच्छा हाँ, वो दूर से आता है तो। अच्छा ही, तेरी तबीयत खराब है 5 दिन से। हाँ, ऐसी होना चाहिए तबीयत खराब। हाँ, तेरा तो पता चला था मुझे। क्या टाइफाइड हो गया तुझे? वायरल टाइफाइड क्या होता है? बैक्टीरियल होता है टाइफाइड? अच्छा, वायरल भी हो गया साथ में। माइक्रोब्स ने सोचा मिलके अटैक करते हैं इसके ऊपर। बारिश हो रही थी, सबके लिए हो रही थी, उधर ज्यादा हो रही थी। फिर आते कैसे था? दूर रहती है। कोई पास वाला है जो नहीं आया था कल? तुम भी नहीं आया था ना? हाँ, तू कहां था भाई? 2 दिन से नहीं आ रहा तू, ऋतिक। रोज आ रहा है? कल आया था? परसों? कल नहीं आया? कल क्यों नहीं आया? LIG के पास? फिर तुम तो बाइक से आते हो ना, बाइक भी नहीं निकल रही थी, इतना पानी भर गया था। अच्छा, तू तो पास में रहती ना यहीं, और यहां तो पानी नहीं भरा था, मैंने देखा भी था। हाँ, आधे से ज्यादा लोगों को तो ये समस्या है कि नींद नहीं खुलती बारिश के टाइम पे, सुबह खुल जाती है। हो गया अभी, मैग्नेटिक फोर्स हेडिंग लिखिए जल्दी फटाफट। मैग्नेटिक फोर्स, हो गया ना? पार्ट 2 मैग्नेटिक फोर्स, ओनली डायरेक्शन पढ़ेंगे अपन आज, मैग्नीट्यूड कल से डिस्कस करेंगे, मतलब मंडे। कल सुबह 8 बजे टेस्ट है आप लोगों का, 8 से 11 पता ही है ना? मैग्नेटिक फोर्स, अब बात वही है कि मैग्नेटिक फोर्स लगता किस पे है? जो फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? एक करंट कैरिंग वायर और एक मूविंग चार्ज पार्टिकल। वैसे तो मैग्नेट भी करता है, लेकिन उसकी बातें हम सारी डाइपोल में डिस्कस करेंगे, उसको अभी हम यहाँ मैग्नेटिज्म में ज्यादा डिस्कस नहीं करते। जब पार्ट 4 हम पढ़ रहे होंगे तब हम डिस्कस कर रहे होंगे मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स मेजर हमको 2 पे निकालना है, एक तो करंट कैरिंग वायर पे और एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे।
अब होगा क्या कि मैग्नेटिक फोर्स का अगर आपने वैल्यू निकाल भी दिया कि इतने न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो फिर बात वही है कि डायरेक्शन पे जाके कहानी अटकती है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। तो पहली हेडिंग आप लिखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम जो यूज करते हैं, हम यूज करेंगे राइट हैंड स्लैप रूल। ठीक है, सीधे हाथ का चांटा। नॉर्मली हम उल्टे हाथ का बोलते हैं, झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ना, दिया ना उल्टे हाथ का। ठीक है, इस बार सीधे हाथ से चांटा मारना है। ठीक है, उल्टे हाथ से मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सब -1 निकल के आएगा उधर से। बोले ये ले उल्टे हाथ का चांटा। राइट हैंड स्लैप रूल किस तरीके से काम करता है वो अब हम समझते हैं। देखिए भैया, राइट हैंड स्लैप रूल में क्या है, लाइक सबसे पहले तो हम ये मान के चले कि मैग्नेटिक फोर्स कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ही लगाएगी। किस पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, एक करंट कैरिंग वायर पे और एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। तो एक ही बात है, वो तो चार्ज का निकालना है। वायर का अगर हमने निकाल लिया तो चार्ज का भी निकल जाएगा, क्योंकि जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर हम क्या मान के चलते हैं, करंट, और नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट का ऑपोजिट मान के चलते हैं, किसको, करंट को। तो हम करंट पे निकाल लेते हैं, वही आंसर किस पे रहेगा, चार्ज पे भी रहेगा। तो पहले तो बात ये होगी कि मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत जरूरी। तो पहले तो हमें कुछ फील्ड सोचे, कुछ भी सोच लो, क्रॉस, डॉट, बोर्ड के प्लेन में सोच लो, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, एक फील्ड कुछ सोचना पड़ेगा पहले। डॉट, ठीक है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम मान के चल रहे हैं। यहां इस पूरे रीजन में, पूरे बोर्ड पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब फील्ड आप लोगों की तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये एक वायर है, उस डॉट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट आई। तो ये करंट कैरिंग वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब कैसे निकालना होता है फोर्स, राइट हैंड स्लैप रूल कैसे काम करता है, देखिए, F4 फिंगर्स, F4 फील्ड, मतलब राइट हैंड लेना आपको। सबसे पहले आपकी फिंगर्स और थंब के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो फिंगर्स है वो फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, और थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। फिंगर्स कहां हो गई, फील्ड के डायरेक्शन में, थंब कहां रखना है, थंब आपका जाना चाहिए करंट के डायरेक्शन में, और सीधे हाथ का चाटा मानना है। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है इसमें फिंगर्स इधर आएंगी, फील्ड किधर है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, और थंब ऊपर आएगा। क्या ये सही अरेंजमेंट है, हाँ ये सही अरेंजमेंट है। इसको चाटा मारेंगे तो किधर लगेगा, इधर, फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में, बस ऐसे चाटा मारोगे तो फोर्स किधर लगेगा, तो इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, सही बनाया है क्या, फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में स्लैप किया तो क्या निकल गया, मैग्नेटिक। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये आई करंट फ्लो हो रहा है, फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब, फिंगर्स होना चाहिए इनवर्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, और थंब होना चाहिए इधर राइट साइड में। ये अरेंजमेंट आएगा। इसको चांटा मारेंगे तो किधर लगेगा, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। और आगे बढ़ते हैं, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। फिंगर्स अंदर कहां है, इधर है फील्ड, फिंगर्स इनवर्ड नहीं, इधर आएगा ना, फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में, थंब किधर जाएगा, अपवर्ड, फिंगर्स राइट हैंड साइड पे और थंब अपवर्ड। इसको चांटा मारेंगे तो कैसा लगेगा, इनवर्ड। अरे फोर्स किधर लगेगा, ऐसे चांटा मारेंगे तो अंदर लगेगा ना फोर्स, तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस। इनवर्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, क्रॉस। अरे आया नहीं आया, मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है v वेलोसिटी से,
फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में। सही अरेंजमेंट है, हाँ या ना? थंब इधर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इधर ही करंट मानेंगे। स्लैप करेंगे तो कहां लगेगा? तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पक्का ना? समझ में तो आ रहा है क्या चल रहा है? डॉट फील्ड है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर नीचे की तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से। थंब कहां जाएगा? थंब तो ऊपर जाएगा। फिंगर्स, फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? नेगेटिव चार्ज जिधर जाता है करंट उसके ऑपोजिट मानते हैं। नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन करंट को कंसीडर करके चलना है, यही चांटा पड़ेगा। ये अरेंजमेंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इधर पक्का सही है ना? तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? आया समझ में कि नहीं आया? क्या करना है? सीधे हाथ से चांटा मारना है, फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में और थंब करंट के डायरेक्शन में रख के। वो किसकी डायरेक्शन आ जाएगी? फोर्स की। ये जो तुम कर रहे हो, ये करने में कभी कभी गलतियां हो जाती है ना। ऐसे कर दिया पता चले तो गड़बड़ हो गया, ऐसे कर दिया पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बेटर है सीधे हाथ का चांटा मारना है, क्या दिक्कत है? चांटा उल्टे हाथ से नहीं लगना चाहिए, ध्यान रहे बस। उल्टे हाथ से चांटा मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, -1 पक्का है फिर आपका, क्योंकि दोनों डायरेक्शन ऑप्शंस में होती है। जितने भी राइटी लोग हैं वो सब थोड़ा सा अवेयर रहे इस चीज से। लेफ्टी को इस चीज की प्रॉब्लम थोड़ा सा कम रहती है। मतलब लेफ्टी जो लेफ्ट हैंड से पेपर सॉल्व कर रहा है वो राइट हैंड ही यूज करेगा, वो ये गलती नहीं करता है कि राइट की जगह लेफ्ट हैंड लगा दिया। और जो राइटी पर्सन है वो राइट हैंड से पेपर सॉल्व करते करते कभी कभी लेफ्ट हैंड का यूज कर लेता है, उसके -1 होने के चांसेस राइटी के ज्यादा होते हैं, और राइटी बहुत लोग हैं। छापिए, ये लिख लिया कि राइट हैंड स्लैप रूल। तो लेफ्टी खुश हो गए सारे, बोले मजा आ गया, ये 4 नंबर तो अपने को ही मिलेंगे बस। आपकी कॉपी पे आप प्रॉपर सोच पा रहे हैं डायरेक्शन किधर आएगी, क्रॉस कब आएगा, डॉट कब आएगा? आपकी कॉपी में डॉट या क्रॉस फील्ड अगर रहेगी तो वो इनवर्ड आउटपुट रहेगी, ध्यान रखो। आपका डॉट ऐसे रहेगा, मतलब आपका डॉट ऐसे रहेगा वर्टिकल, और मेरा बोर्ड क्या है कि वर्टिकल प्लेन में, तो मेरा डॉट आउटवर्ड ऐसे आता है। आपकी कॉपी में डॉट आएगी तो फिंगर से ऊपर जाएंगे, और क्रॉस आएगा तो ऐसे इनवर्ड डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि आपकी कॉपी जहां रखी हुई है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, और बोर्ड जहां लगा हुआ है ये वर्टिकल प्लेन है, प्लेन चेंज है ना, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। हो गया, आगे बढ़े। ये भी लिख लो एक दो एग्जांपल्स।
देखना तो साइड वाले को छांटा मत मार देना। हाँ, ये भी ध्यान देना होता है इसमें स्लैप रूल में। पता चले साइड वाले को छांटा मार दिया एक। हो गया क्या? ये डायरेक्शन है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोगों को करना है। हटाओ मैं। पहला क्वेश्चन, एक पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और यहां पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस रास्ते पर डिफ्लेक्ट होगा, 1 या 2? कौन से रास्ते पे जाएगा, 1 या 2? किधर जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि फोर्स किधर लग रहा है। तो फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में। अगर हम इसको स्लैप करते हैं तो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। नीचे फोर्स लगेगा तो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। दूसरा क्वेश्चन, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा था और जाते जाते इधर घूम गया। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? फिंगर्स कहां रखते हैं? जहां रखते हैं वही निकालना है इस बार। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड, आउटवर्ड? आधे बोल रहे हैं आउटवर्ड, आधे बोल रहे हैं इनवर्ड। इनवर्ड, आउटवर्ड? इनवर्ड वाले कितने लोग हैं? अच्छा, और आउटवर्ड वाले? आउटवर्ड की संख्या घटते गई धीरे धीरे। क्या लगता है आपको, थंब किधर आना चाहिए, छांटा किधर लगना चाहिए? थंब नीचे आना चाहिए, छांटा उधर लगना चाहिए। थंब नीचे या तो इस कंडीशन में आ सकता है, ठीक है, या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है थंब नीचे होने की, या तो ये या ये, दो ही कंडीशन में थंब नीचे हो सकता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में थंब अगर नीचे रहा तो छांटा इधर लगेगा, और इस कंडीशन में अगर थंब नीचे रहा तो छांटा, तो मुझे छांटा इधर ही लगाना है क्योंकि वो डिफ्लेक्शन दिखा रखा है। तो इसका मतलब फिंगर्स कहां जा रही है, इनवर्ड। तो इसका आंसर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तो ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा अगर फील्ड पूछ ली जाए तो, क्योंकि फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। देखिए, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल इधर v वेलोसिटी से जा रहा था और जाते जाते ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। आपको ये चार्ज ही बताना है कि ये चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। फिंगर्स फील्ड के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में स्लैप करें नीचे, तो ये कैसा चार्ज आएगा, पक्का पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो करंट उधर होगी। मान लो ये नेगेटिव होता तो करंट इधर मानते, तो करंट इधर मानते तो स्लैप करने पे ये, तो इसको डिफ्लेक्ट ऊपर होना चाहिए। तो ये चार्ज कैसा है, क्या समझे आप लोग? 3 चीजें पूछी जा सकती है। कौन सी 3 चीजें पूछी जा सकती है? फील्ड दे देगा, चार्ज दे देगा और वेलोसिटी दे देगा, और ये पूछेगा कि क्या पूछेगा कि फोर्स किधर लगेगा।
फील्ड पूछ सकता है क्या देके, फोर्स और चार्ज देके। यहां पे फील्ड और फोर्स देके चार्ज पूछ सकता है। तीन चीजें पूछी जा सकती है, फोर्स, फील्ड और चार्ज। अब आते हैं, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है और हम यही लगाएंगे। देखिए शॉर्टकट तरीका है एनसीसी। एनसीसी मतलब नेगेटिव चार्ज क्रॉस फील्ड में क्लॉकवाइज घूमता है। क्या बोला मैंने? नेगेटिव चार्ज क्रॉस फील्ड में, अभी मैं जो लिखने जा रहा हूं उसका पहला लेटर चार्ज को बताएगा, दूसरा लेटर फील्ड को बताएगा और तीसरा लेटर फोर्स को बताएगा। क्लॉकवाइज मतलब वो फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। एनसीसी नेगेटिव चार्ज क्रॉस फील्ड में क्लॉकवाइज घूमता है, तो नेगेटिव चार्ज क्रॉस में अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो नेगेटिव चार्ज डॉट में कैसे घूमेगा?